नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हां दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत आज ये हमारी 11वीं क्लास है। इसके पिछली क्लास में हमने वन्य जीव एवं पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ा था। आज देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। आज का जो पूरा टॉपिक होगा ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हमारा टॉपिक होगा। तो देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, है ना। तो देखते हैं भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का 1.9% कितना 1.9% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो पूछा जा सकता है कि भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो 1.9% भाग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की एसटी जनसंख्या, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो टोटल कितनी है 11,34,273 है। यानी एसटी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 11,34,273 है। और जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 5,81,083 ये पुरुष जनसंख्या है वो एसटी की। और उसके बाद महिला जनसंख्या कितनी है 5,53,190, है ना। तो यूपी जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार टोटल एसटी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 11,34,273 है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है 5,81,083 है और महिला जनसंख्या 5,53,190 है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, यानी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है 0.6% है। कितना है 0.6% है ना। उसके बाद फिर पूछा जाए कि सन 2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां थी, तो 5 जनजातियां थी, है ना। 2000 से पूर्व कितनी, यानी 5 जनजातियां थी उत्तर प्रदेश में अपने। तो कौन कौन सी थी, एक थारू थी, भोक्सा थी और भोटिया थी, जौनसारी और राजी, है ना। ये 5 जनजातियां 2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश में रहती थी। ठीक है, और उसके बाद जब सन 2000 में यानी नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है ना, नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है, जिससे उत्तराखंड राज्य बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां, उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां, केवल 2 जनजातियां बच गई, बाकी 3 कहाँ चली गई, ये उत्तराखंड में चली गई। कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो मेन बची उत्तर प्रदेश में कौन कौन, 2 बची थी, थारू और बुक्सा। तो पूछा जा सकता है कि विभाजन से पहले, उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश में जनजातियां कितनी थी, तो 5 थी। अगर पूछा जाए विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां बची, 2 जनजातियां बची। कौन कौन सी, थारू और बुक्सा। और इससे पहले कौन कौन सी थी, थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी, है ना। और बाकी ये 3 कहाँ चली गई, भोटिया, जौनसारी और राजी किस क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में चली गई। ठीक, और उसके बाद विशेष पॉइंट ये याद रखने वाली बात है कि जो अलग से अन्य अनुसूचित जनजातियां, यानी जनजातियां जो हैं, इसको कब जो है उत्तर प्रदेश में जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया ना। तो जैसे कहा गया कि अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2002, कौन सा विधेयक था, अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2002 पारित करके 10 जातियों को, कितनी जातियों को, 10 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। कहाँ पर, अपने यूपी में कितनी, 10 जनजातियां। कब, कौन सा विधेयक था, कौन सा, अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2002। ठीक, कौन सा, अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2002। लेकिन ये कब शामिल की गई, इनको 2003 में। ठीक है, विधेयक था 2002 वाला, लेकिन कब बनाई गई अनुसूचित जनजाति, 2003 में। ठीक, तो वो जनजाति कौन कौन सा हैं, 10 जो 2003 में ऐड की गई, तो कौन कौन सी, एक तो है गोंड है, चेरो है, भुइया है, पटारी है, खैरवार, पहरिया, बैगा, पनखा और सहरिया और आगरिया। तो ये 10 जनजातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजाति बनाया गया। 10 जातियां कौन कौन सी हैं, गोंड है, चेरो है, भुइया, पटारी, खैरवार, पहरिया, बैगा, पनखा और सहरिया, आगरिया, है ना। इनको कब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, 2003 में। 2003 कौन सा विधेयक था, अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2002। ठीक है,
आगे चलते हैं फिर दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 5 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले कौन से हैं। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं। तो पहला तो हो जाएगा सोनभद्र, फिर उसके बाद बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर, है ना। ये पांच जिलों को याद रखना उत्तर प्रदेश के। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है, सोनभद्र में है, फिर बलिया में है, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर, है ना। ये 5 जिले याद रखना उत्तर प्रदेश के। ठीक, अगला देखते हैं। अब सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। यानी सबसे कम जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो जैसे सबसे पहले तो बागपत हो जाएगा, फिर कन्नौज हो जाएगा, फिर बदायूं हो जाएगा, फिर एटा हो जाएगा, फिर कासगंज और औरैया। कौन कौन, कासगंज, औरैया। ठीक, बागपत में सबसे कम जनजातियां हैं, कन्नौज, फिर बदायूं, फिर एटा, फिर कासगंज और औरैया। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र में और सबसे कम जनजाति कहाँ पर है, बागपत में, है ना। सर्वाधिक सोनभद्र में और सबसे कम जनजाति कहाँ पर है, बागपत में। सबसे कम जनजाति कहाँ पर है, बागपत में है। आगे चलते हैं। फिर एसटी जनसंख्या प्रतिशत, है ना, जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए कि सर्वाधिक परसेंटेज में कहाँ पर है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र में, है ना। परसेंटेज के आधार पर सोनभद्र में है, फिर ललितपुर में, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर, है ना। फिर पूछा जा सकता है कि जो सोनभद्र है यहाँ पर कितने परसेंट जनजाति संख्या है। तो 20%, 20.7%। कितनी है, 20.7%, है ना। ये परसेंटेज के आधार पर हो जाएगा सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया। फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले देख सकते हैं। तो फिर है न्यूनतम में बागपत ही रहेगा, 0.001%। परसेंटेज पूछा जा सकता है कि बागपत में कितनी एसटी जनसंख्या है, कितने परसेंट है। तो 0.001%। कन्नौज में भी कितना है, 0.001%। फिर बदायूं में कितना है, 0.002%। उसके बाद बुलंदशहर में 0.006% है। फिर मुजफ्फरनगर में 0.008% है। तो केवल याद रखना है ये वाला कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिलों में कौन सा है, सोनभद्र आता है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले में कौन आ जाता है, बदायूं, है ना। बदायूं आ जाता है ना, जहाँ परसेंटेज कितना है, 0.001% आ जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। वर्तमान में कुल 15 जनजातियां उत्तर प्रदेश में है। कुल कितनी जनजातियां हैं, 15 जनजाति। तो पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं। तो 15 जनजातियां हैं। 15 जनजातियां निवास करती हैं कहाँ पर, अपने उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं एक एक के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां ना, कुछ जनजातियां ऐसे जिनको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी कुछ तो ऐसे जिनके केवल जिले हमको जानना है। ठीक है, चलो जल्द चलते हैं। सबसे पहली जनजाति देखते हैं कौन सी है, ये गोंड है। कौन सी जनजाति है, गोंड, है ना। गोंड जनजाति या गौड़ जनजाति है। इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, है ना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, गोंड या गौंड है। कौन सी है, गोंड या गौड़ है। ठीक, तो सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी हो जाएगी, गोंड या गौड़ हो जाएगी। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह आस्ट्रोलायड, है ना, कौन सा, आस्ट्रोलायड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है। द्रविड़ परिवार की एक जनजाति, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंड जनजाति किस परिवार की है। ये द्रविड़ परिवार की, किसकी है, द्रविड़ परिवार की जनजाति है। ठीक, उसके बाद चलते हैं कि यह जनजाति यानी गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है। तो गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना मित्रों। तो कौन कौन से जिले हैं। तो पहला तो हो जाएगा महाराजगंज के बाद बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, है ना। तो इन कुछ प्रमुख जिलों में क्या है कि गोंड जनजाति निवास करती है। तो कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और सोनभद्र, है ना। इन सब क्षेत्रों में यानी इन सब डिस्ट्रिक्टों में कौन सी जनजाति निवास करती है, गोंड जनजाति निवास करती है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, देखते हैं अगली जनजाति है थारू। तो अगली जनजाति थारू जानने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो, चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं थारू जनजाति के बारे में। तो थारू जो है उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख जनजाति है, उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख जनजाति समूह है।
ठीक। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। कहाँ पर थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं तराई क्षेत्र, तो एक तो हो जाएगा गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और उसके बाद श्रावस्ती और बहराइच, है ना। कौन कौन से जिले आ जाएंगे, गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो थारू जनजाति कहाँ कहाँ पर, गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती और बहराइच, है ना। तो थारू जनजाति फिर से एक बार देख लो ये कहाँ पर है, गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बहराइच में, ठीक। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, है ना, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त यह उत्तराखंड के नैनी तथा बिहार के चंपारण एवं दरभंगा जिलों में भी पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के अलावा और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तराखंड का जो नैनीताल है तथा बिहार का चंपारण तथा दरभंगा जिला है, बिहार का चंपारण तथा दरभंगा जिलों में भी कौन सी जनजाति देखी जाती है, थारू जनजाति। उसके बाद अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट, इसको नोट कर लेना, कौन सी है, थारू जनजाति किरात वंशज की है ना। पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति किस वंशज से है, तो किरात वंशज से। किस वंशज से है, किरात वंशज से। थारू जनजाति किस वंशज से संबंध रखती है, किरात वंशज से, किरात वंशज से संबंध रखती है, ठीक। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, ये कद में छोटे, है ना, कद में छोटे, पीले वर्ण, चौड़े मुखमंडल वाले होते हैं, है ना। इनका कलर कैसा होता है, पीला कलर, है ना। कद में छोटे होते हैं, मुख कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं फिर दोस्तों, देखते हैं कि थारू अपना मकान कैसे बनाते हैं। तो थारू अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुल का प्रयोग करते हैं। किसका, लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुल का प्रयोग करते हैं थारू जनजाति मकान बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है थारू जनजातियों का प्रमुख भोजन, थारू जनजातियों का प्रमुख भोजन क्या है, मछली और चावल, है ना। थारू जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है, मछली और चावल है, मछली और चावल है। भोजन को ये जो थारू जनजाति हैं समय के अनुसार यानी समयानुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं, ये कलेवा कहते हैं। थारू जनजाति जो है सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं, कलेवा कहते हैं। और दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं, मिजनी कहते हैं, मिजनी। और शाम के भोजन को क्या कहते हैं, बेरी, है ना। तो सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर के भोजन को मिजनी और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थारू जनजाति जो है सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं, कलेवा कहते हैं, दोपहर का भोजन क्या कहते हैं, मिजनी कहते हैं, शाम के भोजन को क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ठीक। प्रमुख भोजन इनका क्या है, मछली चावल, ठीक, मछली चावल है, ठीक। और ये किस वंशज से है, किरात वंशज से संबंध रखती है, किरात वंशज से संबंध रखती है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो चावल से निर्मित जो थारू जनजाति है वो चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा, कौन सी है, जाड़ नामक मदिरा, ठीक है। कौन सी मदिरा है, जाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। कौन सी मदिरा है, जाड़ नामक मदिरा। पूछी जा सकती है कि जाड़ नामक मदिरा किससे प्राप्त की जाती है, चावल से बनाई जाती है। किससे, चावल से बनाई जाती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं फिर दोस्तों, देखते हैं थारू जनजाति के लोग, है ना, थारू जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं ना। इनका परिवार क्या संयुक्त है, सब एक साथ में रहते हैं। थारू जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक। और जो इनके परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है यानी सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो पूरे कुल का मुखिया होता है ना। सबसे वृद्ध व्यक्ति थारू जनजाति का क्या होता है, ये पूरे कुल का मुखिया होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, थारुओं में बदला विवाह प्रथा, कौन सा, बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। बदला विवाह प्रथा क्या चीज़ है कि जैसे कि कोई दूसरे फैमिली से है तो उसकी बहन की शादी दूसरे के भाई के साथ और दूसरे के भाई की बहन की शादी दूसरे के साथ, यानी ऐसे बदला विवाह प्रथा चलता है इसमें। कहाँ, थारुओं में। पूछा जाता है थारुओं में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है, कौन सी प्रथा है, बदला विवाह, ठीक। और इसमें पूछा जाता है कि इन लोगों का विवाह कब होता है, यानी थारुओं का विवाह जो है ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होता है। कब, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में, है ना। थारुओं का जो विवाह होता है कब होता है, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है। और थारुओं में क्या है, विधवा विवाह की प्रथा है ना। थारुओं में भी क्या है, विधवा विवाह की प्रथा है ना। और उसके बाद अगला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लठ भरवा क्या चीज़ है, लठ भरवा, है ना। तो लठ भरवा क्या चीज़ है, तो विधवा का पिता, है ना, विधवा का पिता विवाह के समय जो भोज देता है ना, विधवा का पिता विवाह के समय जो भोज देता है उसे क्या कहा जाता है, लठ भरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लठ भरवा। तो इसको याद रखना कि लठ भरवा क्या चीज़ है, ये विधवा का पिता, वो भी कहाँ, थारुओं में, है ना। थारुओं जनजाति में जो विधवा का पिता होता है जो विवाह के समय जो भोज देता है उसे क्या कहते हैं, लठ भरवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लठ भरवा कहते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। थारू जो है
हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थारू जो है, थारू जनजाति के लोग ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। किसकी? हिंदी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कौन कौन से देवता हैं? महादेव हैं, भैरव हैं, देवी काली हैं, रामकृष्ण हैं। ठीक है, कौन कौन? महादेव, देवी काली, भैरव, रामकृष्ण, ना, इनकी प्रमुख पूजा करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पूछा जाता है कि जो पूजा करते हैं, पूजा के लिए जो शिवलिंग का प्रयोग करते हैं वो किससे बनाया जाता है ना? तो बांस के शिवलिंग का, किसका प्रयोग करते हैं? बांस से बने शिवलिंग का प्रयोग करती है कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति, है ना। तो जाड़ नामक, जाड़ क्या चीज है? ये एक मदिरा है जो किससे प्राप्त की जाती है? चावल से। ठीक, और थारू जनजाति संयुक्त परिवार में निवास करती है, और थारू में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। और लठभरवा क्या चीज है? विधवा का पिता विवाह के समय जो भोज देता है उसे ही क्या कहा जाता है? लठभरवा कहा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती। पूछा जाता है कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो थारू जनजाति है। कौन सी है? थारू जनजाति है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थारू जनजाति को शिक्षित करने हेतु लखीमपुर खीरी में, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है जनजातियों को, यानी थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए कहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना की गई है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर की गई है? लखीमपुर खीरी में की गई है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थारू जनजाति के विकास के लिए, थारू जनजाति के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1980 को, कब? 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना प्रारंभ की। पूछा जा सकता है कि थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1980, है ना। 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना, है ना, थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई। ठीक, अगली जनजाति पर फिर चलते हैं। अगली जनजाति है बुक्सा जनजाति, है ना। उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति बुक्सा जनजाति। देख लेते हैं यह कहाँ पर निवास करती है। तो यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? बिजनौर जिले में, है ना। बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति मेन रूप से कहाँ पर? बिजनौर जिले में। ठीक है, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में ये निवास करते हैं। ठीक, और जिन क्षेत्र में यह निवास करते हैं उसको बुक्सार या भुक्सार कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, यानी बुक्सा जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है उसको क्या कहा जाता है? बुक्सार या भुक्सार कहा जाता है। बुक्सार या भुक्सार ये क्या चीज़ है? ये बुक्सा जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि बुक्सा जनजाति की भाषा क्या है? हिंदी है। बुक्सा जनजाति की भाषा क्या चीज़, कौन सी है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगर भाषा हिंदी है तो लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घरानों से है। किससे है? पटवार राजपूत घराना। तो ऐसा भी माना जाता है कि राजपूतों के पूर्वज, है ना, राजपूतों के पूर्वज या वंशज ये कौन थे? बुक्सा, है ना। कौन? बुक्सा। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना कि ये किस घराने से संबंध रखते हैं? पटवार राजपूत घराना, ना। बुक्सा जनजाति पटवार राजपूत घराना। और बुक्सा जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। कौन सा है? क्रय विवाह पद्धति, है ना। कौन सा? क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। किसमें? पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है? तो बुक्सा, है ना। बुक्सा जनजाति में क्या है? क्रय विवाह पद्धति, है ना। कौन सी? क्रय विवाह पद्धति है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। वधु प्राप्त करने के लिए, ना, वधु प्राप्त करने के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा दिया जाता है कन्या को, तो उसे क्या कहा जाता है? मालगति कहा जाता है। मालगति कहा जाता है, यानी वधु प्राप्त करने के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मालगति कहा जाता है। तो मालगति क्या है? यानी वधु प्राप्त करने के लिए दी गई धनराशि, वो क्या होती है? मालगति होती है। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला है बुक्सा जनजाति में विधवा विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा, है ना। विधवा विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में विधवा विवाह और बहुपत्नी प्रथा मेन इंपॉर्टेंट है कि बहुपत्नी प्रथा जो है ये किसमें प्रचलित है? किसमें है? बुक्सा जनजाति में। किसमें है? बुक्सा जनजाति में। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, है ना। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है ना। तो पूछा जा सकता है कि बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या चीज़ है? कृषि, है ना। किस पर निर्भर है? कृषि है ना। और ये किसकी खेती करते हैं? धान की। तो बुक्सा जनजाति किसकी खेती करती है? धान की खेती करती है। बुक्सा जनजाति किसकी खेती करती है? धान की खेती करती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि बुक्सा जनजाति शादी, तलाक और आपसी विवाद
अपनी बिरादरी की पंचायत में सुलझाते हैं, है ना। यानी शादी से संबंधित है, तलाक से संबंधित है या आपसी विवाद कोई चल रहा है तो कहाँ पर ये मामला सुलझाते हैं, तो बिरादरी की अपनी बिरादरी के पंचायत में, ठीक। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, है ना, पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो बुक्सा जनजाति है इनकी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो तख्त होता है। कौन होता है, तख्त या तखत लिखा रहेगा, ठीक है। तो तख्त याद रखना कि बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तख्त होता है। कौन होता है, तख्त। और उसके बाद है कि दंड देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है, दरोगा, है ना। दंड देने वाले अधिकारी को दरोगा और छानबीन करने वाले अधिकारी को मुंसिफ कहा जाता है, मुंसिफ। और सूचना वाहक जो सूचना देता है उसको क्या कहा जाता है, सिपाही, है ना। तख्त पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, दंड देने वाला अधिकारी दरोगा और छानबीन करता मुंसिफ हो जाता है और सूचना वाहक कौन हो जाएगा, सिपाही हो जाएगा, ठीक। और इनके प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं, यानी बुक्सा जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन कौन हैं, तो एक काशीपुर की चामुंडा देवी, है ना। प्रमुख देवी जो हैं काशीपुर की चामुंडा देवी, ठीक है। काशीपुर की चामुंडा देवी, इसको याद रखना। ये किसके प्रमुख देवी देवता हैं, तो ये किसके हैं, बुक्सा जनजाति के। किसके हैं, बुक्सा जनजाति के। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि ये क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मनाते हैं। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो क्रिसमस डे के अवसर पर 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मनाती है ना, तो कौन सी जनजाति है, बुक्सा जनजाति। कौन सी है, बुक्सा जनजाति, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1983-84 में 1983-84 ईस्वी में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना प्रारंभ की। पूछा जा सकता है बुक्सा विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई, 1983-84 में प्रारंभ की गई, ठीक है। तो इतने पॉइंट याद रखेंगे बुक्सा जनजाति से, ठीक है। उसके बाद अगली जनजाति पर चलते हैं, खरवार जनजाति, है ना। उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति कौन सी है, खरवार जनजाति, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं खरवार जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में, तो सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली जिलों में निवास करती है। कहाँ कहाँ पर, सोनभद्र है, देवरिया है, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली जिलों में, है ना। यहाँ पर ये निवास करती है। कौन सी जनजाति है, खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति, खरवार। कहाँ, सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली जिलों में निवास करती है, ठीक है। और पूछा जाए खरवार जनजाति का मूल निवास स्थान, है ना, ये मूल निवासी स्थान इनका कहाँ पर है, तो पलामू झारखंड में। कहाँ पर है, पलामू झारखंड में, ठीक है। जो खरवार जनजाति हैं इसकी उप जनजातियां भी पूछी जा सकती हैं कि इसकी उप जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो याद रखना कि सूर्यवंशी किसकी उप जनजाति है, तो ये खरवार की है। किसकी है, खरवार की। तो अन्य देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो एक पटबंदी है, पटबंदी उपजाति, दौलतबंदी, राउत, खेरी, मुझयाली, मोगती और अरमिया और गोंजू ये क्या है, खरवार की उपजाति। एक बार इनको पढ़ लेंगे दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन एक यहाँ से मिल जाए। तो कौन कौन सी हैं, सूर्यवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, राउत, खेरी, मुझयाली और मोगती, अरमिया और गोंजू, है ना। ये किसकी उपजातियां हैं, ये खरवार की हैं। किसकी हैं, खरवार। तो खरवार कहाँ कहाँ पर, सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, है ना, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में। और मूल निवासी स्थान क्या कहते हैं खरवार की, कहाँ पर है, पलामू कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि खरवार जनजाति का परंपरागत नृत्य, है ना, या खरवार जनजाति का नृत्य पूछा जाए कौन सा है, तो कर्मा नृत्य, है ना। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो खरवार जनजाति। कौन करती है, खरवार जनजाति। अब पूछा जाता है कि खरवार जनजाति के देवी देवता यानी देवता कौन कौन से हैं, किन किन एक पूजा करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो वनसंती, किसकी पूजा करते हैं, वनसंती। दूसरे हैं दुल्हा देव, फिर घमसान, गोरैया, कौन है, गोरैया, फिर बघौस, फिर शिव जी, फिर दुर्गा जी, हनुमान जी, है ना। इन सब की पूजा ये करते हैं कौन, खरवार। किसकी किसकी, वनसंती, दुल्हा देव, घमसान, गोरैया, बघौस, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इन सब की पूजा करते हैं, ठीक। और इसके अलावा ये जो खरवार जनजाति है वृक्षों एवं नाग बिच्छू की भी पूजा करते हैं। कौन, खरवार जनजाति। पूछा जा सकता है कि वृक्षों और नाग बिच्छू की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो खरवार जनजाति। कौन सी है, खरवार जनजाति, ठीक है। अब खरवार जनजाति से संबंधित प्रमुख पर्व देख लेते हैं कि ये कौन कौन से पर्व मनाते हैं ना। तो पहला पर्व है जीवित पुत्रिका। कौन सा पर्व है, जीवित पुत्रिका। पूछा जा सकता है किस जनजाति से संबंधित ये पर्व है, जीवित पुत्रिका, ये खरवार जनजाति से, ठीक है। उसके बाद अनंत चतुर्थी,
अनंत चतुर्थी ये किस जनजाति से संबंधित पर्व है? ये खरवार से है। और उसके बाद ये होली भी मनाते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं ना। होली, नवरात्रि, जीवित पुत्रिका, अनंत चतुर्दशी, ठीक, ये कौन सी जनजाति के पर्व में? ये खरवार जनजाति। कौन मनाता है? खरवार। अगले पॉइंट पर चलते हैं। खरवार जनजाति शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों है। खरवार जनजाति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। और उसके बाद इनका भोजन प्रमुख पूछा जाता है तो क्या है? गेहूं और चावल, है ना। कौन सा है? गेहूं और चावल। ये किसका प्रमुख भोजन है? ये खरवार जनजाति का है। किसका हो जाएगा? खरवार जनजाति का, ठीक। उसके बाद चलते हैं, अगली जनजाति उत्तर प्रदेश की है माहीगीर। कौन सी है? माहीगीर। अगली जनजाति कौन सी? माहीगीर। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, है ना। बिजनौर जिले के नजीजाबाद, कहाँ पर? नजीजाबाद में, है ना। बिजनौर जिले में तो है लेकिन किस क्षेत्र में? नजीजाबाद क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। और माहीगीर जनजाति जो है ये इस्लाम धर्म के अनुयायी है। किसके हैं? इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, है ना। पूछा जा सकता है माहीगीर जनजाति जो है ये किस धर्म को मानती? इस्लाम धर्म को मानती, ठीक। माहीगीर समुदाय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, है ना। माहीगीर जो समुदाय है इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना, है ना। मुख्य जो है क्या है? मछली पकड़ना, है ना। माहीगीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना है, ठीक। और पूछा जा सकता है किस जनजाति का जिक्र महाभारत में मिलता है? तो कौन सी जनजाति है? ये है माहीगीर। तो लिखा पॉइंट, महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। कौन सी जनजाति है? ये माहीगीर जनजाति। कौन सी जनजाति? माहीगीर जनजाति, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। माहीगीर जाति के समाज में पंचायतों का प्रचलन है। यहाँ पर भी पंचायतों का प्रचलन है। और जो पंचायत के अधिकारी होते हैं ना, जिसमें बादशाह और वजीर, है ना। कौन होता है? बादशाह और वजीर। तो पूछा जा सकता है कि बादशाह और वजीर किस जनजाति के पंचायत के अधिकारी होते हैं? तो माहीगीर। किसके हो जाएंगे? माहीगीर, है ना। माहीगीर के हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। ये तो कुछ प्रमुख जनजाति जिनके बारे में डिटेल से जानने की जरूरत थी। अगले हैं कुछ अन्य जनजातियां ना। कुछ अन्य जनजातियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और किस क्षेत्र में या किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है ना। तो जनजाति और जनपद देख लेते हैं कि किन किन जनपदों में ये निवास करती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सहारिया जनजाति, है ना। पूछा जा सकता है डायरेक्ट, सहारिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ललितपुर में। सहारिया जनजाति कहाँ पर? ललितपुर में। और पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया सोनभद्र में। पहाड़िया कहाँ पर? सोनभद्र में। बैगा कहाँ पर? सोनभद्र में। पनिका कहाँ पर? सोनभद्र एवं मिर्जापुर में। और अगरिया कहाँ पर है? ये भी सोनभद्र में है। पटारी कहाँ? ये भी सोनभद्र में है। चेरो कहाँ है? सोनभद्र एवं वाराणसी में है। सोनभद्र वाराणसी। और एक है भुइया, ये कहाँ पर है? सोनभद्र में है। उसके बाद खरवार कहाँ पर है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर। कहाँ पर? देवरिया, बलिया, गाजीपुर में है। और पटारी कहाँ पर है? ये सोनभद्र में है। तो इनको याद करने के लिए मेन ये है कि सहारिया को याद कर लो, ये कहाँ पर है? ललितपुर में। सहारिया कहाँ पर है? ललितपुर में है। और पनिका जो है, पनिका सोनभद्र के अलावा मिर्जापुर में भी है। और चेरो जो है ये कहाँ पर? वाराणसी में है, ठीक। और बाकी सोनभद्र तो है ही है। और उसके बाद खरवार कहाँ पर? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ठीक। बाकी ज्यादातर तो सब जनजातियां कहाँ पर हैं? सोनभद्र में, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। सहारिया, ललितपुर, पहाड़िया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, पनिका, सोनभद्र, मिर्जापुर, अगरिया, सोनभद्र, पटारी, सोनभद्र, चेरो, सोनभद्र एवं वाराणसी, भुइया, सोनभद्र, खरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, पटारी, खरवार जो है वाराणसी और सोनभद्र में भी है। पटारी जो है ये सोनभद्र में, है ना। पटारी सोनभद्र में है ना। कुछ इतनी जनजातियां थी अपने उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जो यहाँ से क्वेश्चन संभवतः बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो 17-18 तारीख को जो यूपी की परीक्षा होनी है उसमें यहीं से ही क्वेश्चन, अगर जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना दोस्तों, और कई बार यानी 2-3 बार वीडियो को देख लेना तो सारे पॉइंट अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। वीडियो कैसी लगी या क्लास कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।